हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 34वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 33 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र ने जैसे ही अपनी नजरों को उठाकर सामने की तरफ देखा, उसके सामने कोई और नहीं माया खड़ी थी। उसे वहां देखकर वो शॉक्ड हो गया। माया तुम? हाँ माया, और मैं भी। तब तक उसके सामने नयनतारा भी आ गई और उसके कुछ देर बाद उसके बीच में लंगड़ाते हुए विराज भी आ गया। और मैं विराज। तभी विराज बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ होने का मतलब? रुद्र के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहां कैसे पहुंच गए। उसके इस तरह से परेशान से चेहरे को देखते ही नयनतारा हंसते हुए बोली, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? यही कि तुम लोग यहाँ कैसे? आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? वो परेशान सा होकर बोला। तो नयनतारा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, अब भी नहीं समझे रुद्र मेरे प्यारे बेटे। हम तो कितने सालों से तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी और तुम हमारे बारे में अब तक पता नहीं लगा सके कि आखिर हम क्या चाहते हैं। जायदाद, तुम्हारी जायदाद मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। माया उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। माया ने जैसे ही इस तरह से बोला, रुद्र का चेहरा गुस्से से भर गया। इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। माँ बेटी ने मिलकर मेरी जायदाद हड़पने की कोशिश की थी। हाँ, हमने धोखा किया है तुम्हारे साथ, मगर फिर भी हम तुम्हारी जायदाद हासिल नहीं कर सके। पहले तुम्हारे बाप को मारा, उसके बाद सबूत मिटाए, अब हम तुम्हें फैक्ट्री में जलाकर राख कर देना चाहते थे, मगर उस दिन कमीनी अदिति ने तुम्हें बचा लिया। विराज का बाप आकर बोला। उसे भी वहां देखकर रुद्र के चेहरे पर और ज्यादा मायूसी छा गई। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और वहां क्यों है। तुम कौन हो? मेरा पति, माय स्वीट हबी। नयनतारा बड़े ही प्यार से उसकी तरफ बढ़कर बोली। उसने सबके सामने ही उसे किस कर लिया। यह शब्द देखकर रुद्र बोला, ये नहीं हो सकता। तुमने तो मेरे पापा के हाँ, तेरे पापा के साथ शादी की थी, लेकिन अपने मतलब के लिए। मैंने झूठ बोला था कि मेरा पति मुझे पीटता है, इसीलिए मैं अकेली हूँ अपनी बेटी के साथ। मगर सच ये है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा इतना हैंडसम हबी है, ऊपर से मेरा एक बेटा भी है, विराज। और हम सब ने मिलकर ही तुम्हारे बाप को मारा था। और अब अगर तुमने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया, तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। तेरी बीवी के साथ फिर मैं जबरदस्ती शादी करूंगा और फिर बच्चे। विराज ने आंखें दिखाते हुए जैसे ही कहा, रुद्र की गुस्से के मारे भौहें तन गई। ये कमीने, मैंने तुम्हें जिंदा न गाड़ दिया तो मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ नहीं। बेटा अब तो कुछ नहीं कर सकता है, तो यहाँ टाइट सिक्योरिटी में घिरा हुआ है। माना तुम बहुत ताकतवर हो और अपनी वाली पर आ जाते हो तो तुम दो चार को भी धुन देते हो, लेकिन यहाँ पूरी फौज है बेटा, फौज। यहाँ से बचकर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक बार मेरे हाथ और पैर खोलकर तो देख, उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। रुक जाओ, तुम अब कितनी भी कोशिश कर लो छुड़ा नहीं सकोगे। इसलिए जो मैं बोलूँ वो करो, वरना। उसने पिस्टल निकालते हुए कहा और उसके बाद वो लंगड़ाते हुए रुद्र की तरफ बढ़ा। तुम अपनी जायदाद मेरे और माया के नाम कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम जानते ही हो, जब हम तुम्हारे बाप को मार सकते हैं तो फिर तुम्हें भी मार सकते हैं, समझे तुम? विराज ने उसको घुरकर देखते हुए कहा। तो रुद्र बोला, वो एक धोखा था और कोई धोखेबाज एक बार धोखा दे सकता है, बार बार नहीं। उसने नयनतारा और माया को घुरकर देखते हुए कहा, पर हमने तो तुम्हें कई बार धोखा दिया है। तुम्हारी बीवी को भी निकलवाने के पीछे हमारा ही हाथ था। उस रात होटल के रूम में जिसके साथ तू सोया था वो कोई और नहीं, अदिति ही थी। लेकिन हमने उस दिन इस तरह से बताया तुम्हें जैसे अदिति किसी और के साथ सोई थी। यही नहीं, जो मेडिकल रिपोर्ट उस दिन तुम्हें मिली थी उसको भी हमने ही घर भिजवाया था। और सुनो, तुम्हें कोमा में भेजने के पीछे भी हमारा ही हाथ था। नयनतारा की यह बात सुनकर रुद्र की भौहें तन गई। वो अपने हाथ पैर गुस्से के मारे हिलाने लगा। यही वजह थी कि वो सब जोर जोर से ताली पीटते हुए हंसने लगे। क्या हुआ, जोर का झटका लगा ना तुम्हें? आया मजा? यही नहीं, और भी जान लो, मनाली में अदिति पर अटैक भी तो हमने ही करवाया था।
ताकि उसे किडनैप करने के बाद मैं उसके साथ वो सब करूं जिसे जानने के बाद तुम पागल हो जाओ और पागल होने के बाद तुम्हारी सारी जायदाद माया को मिल जाए। लेकिन उस दिन कमबख्त वो सारव आ गया जिस वजह से तुमने अदिति को बचा लिया। मगर अब नहीं, अब जायदाद मिलने के बाद मैं तुम्हें पागल बना दूंगा और अदिति उसके बाद मेरी होगी। कमीने, रुद्र ने आंखें दिखाते हुए कहा। आंखें मत दिखाओ मेरे प्यारे बेटे, हमने तुम्हें हर जगह धोखा दिया है, फिर चाहे अदिति और तुम्हारे बच्चे को डस्टबिन में फेंकने की बात हो या फिर तुम्हारे और उसके बीच दूरियां लाने की हर मुमकिन कोशिश करना हो। हमने वो सब किया है जो कर सकते थे। उस दिन तुम्हें जब सिजोफ्रेनिया का दौरा पड़ा था, वो भी तो हमारी वजह से ही पड़ा था। तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। और जब रूबल आई तब तक तुम कोमा में जा चुके थे। नयनतारा ने एक बार फिर से जहर उगला। तभी माया बोली, अरे नहीं, कोमा में जाने के बाद डॉक्टर ने बेहोशी की दवाई भी तो हमने ही दिलवाई थी भाईजान, ताकि तुम्हें फिर हम पागल बना सके। लेकिन अफसोस कि एक बार फिर से तुमसे बेइंतहा प्यार करने वाली अदिति ने तुम्हें बचा लिया। वो तुम्हें चुपके से मनाली ले गई और हिमाचल पुलिस से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी मांग ली। जब तक वो तुम्हारे साथ थी हम चाहकर भी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर सके, मगर अब तो तुमने खुद तुम्हारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। निकल जाओ मेरे घर से, यही शब्द बोले थे ना अदिति को तुमने। अब देखो वो तुमसे नफरत कर रही होगी और तुम यहाँ फंस चुके हो। आगे नयनतारा बोली। उसकी बातें सुनकर रुद्र का पारा हाई हाई हो चुका था। यही वजह थी कि अब वो क्रोधित होकर बोला, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे तो तुम बाद में ना, जब हम तुम्हें किसी काबिल छोड़ेंगे। मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, ए इसका एक हाथ खोलो रे, ये अभी अपनी जायदाद को मेरे नाम करेगा, देख लेना। चल साइन कर। विराज ने रुद्र की जायदाद के पेपर्स उसकी गोद में पटकते हुए कहा, जिसके बाद एक आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। उसने रुद्र के हाथ को खोलने की रस्सी को छुआ ही था कि तभी रुद्र शैतानी मुस्कुराकर बोला, सोच लो विराज, शेर का एक पंजा भी कुत्तों को ढेर कर सकता है। तेरी तो ज्यादा बोल रहा है तू। उसने जोर से रुद्र के मुंह पर गुस्सा मारा, लेकिन रुद्र के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, मेरी तरफ इस तरह से घुरकर मत देख। उसने रुद्र के बालों को पकड़कर उसे हिलाया, लेकिन बावजूद इसके वो अब भी उसे यूं ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट उसको चुभ रही थी। यही वजह थी कि उसने क्रोधित होकर कहा, यूं मुस्कुरा मत, अदरवाइज आई विल किल यू। उसने गुस्से में जोर से कहा और पिस्टल को उसने उसके कनपट्टी पर तान लिया। ए विराज, पागल हो गया है क्या तू? गोली मत चला देना वरना ये मर जाएगा। उसका बाप दौड़कर बीच में आया। डैड, मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने हंसने की? उसने फिर से आंखें दिखाते हुए कहा, छोड़ तू अभी, ए चल साइन कर। और नहीं करूँ तो क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें मार दूंगा, विराज ने क्रोधित होकर कहा। तो रुद्र एक बार फिर से हंसते हुए बोला, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी विराज, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। आई नो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, आई समझ। उसने एक बार फिर से हंसते हुए कहा। तो इस बार विराज का पारा हाई हो गया। यही वजह थी कि विराज ने इस बार गुस्से में उसके बालों को पकड़ लिया। ज्यादा हंस मत कमीने, तुम्हें ये गलतफहमी है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अपनी वाली पर आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भैया ऐसा ना करो, शांत हो जाओ, शांत। माया ने इतना कहा और उसके बाद वो रुद्र की तरफ बढ़ी। उसने रुद्र के बालों को पकड़ा और उसके बाद बोली, तुम साइन कर रहे हो या नहीं? वरना मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी माया, और ये गीदड़ धमकी किसी और को देना तुम। रुद्र प्रताप सिंह राठौर डरने वालों में से नहीं है। उसने फिर से हंसते हुए कहा, मॉम, मैं इस कमीने को अब नहीं छोड़ने वाला। मुझे इसकी हंसी अब चुभ रही है। ए इसका हाथ खोलो रे, उसके बाद साइन करेगा, ये देख लेना। यही क्या, इसका मरा हुआ बाप यहाँ साइन करने के लिए आ जाएगा। इसे क्या लगता है मैं ऐसे ही इसे छोड़ दूंगा? विराज ने अपने एक आदमी को जैसे ही कहा, उसने रुद्र के हाथ की रस्सी को खोलना शुरू किया। वो एक बार फिर हंसते हुए बोला, गलती कर रहे हो तुम। अब तक सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक जा रहा था, लेकिन अब तो सब अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तुम लोग इस गेम को इतना बेकार तरीके से खेलोगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था कुछ अच्छे से खेला होगा, यहाँ पर मजा आएगा, लेकिन तुम लोगों ने तो खुश कर दिया। वो फिर से हंसते हुए बोला, ए व्हाट डू यू मीन? बेटा, अंग्रेजी बोलने से माथे पर लिखा गधा शब्द मिट नहीं जाता।
रुद्र ने अजीब तरह से बोलते हुए कहा तो उसने गुस्से में उसके बालों को पकड़ लिया। तो तुम अब ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं सदा से ही था बेटा। बस शर्तें मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी और वो ये कि मैं अपनों पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन अब नहीं, उसने आंखें दिखाते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? माया ने उसकी गिरबान पकड़कर पूछा। यही कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप करवाया है और नहीं तो। ना बेटा, मैं चाहूँ तो। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उस आदमी ने उसके हाथ को अगले ही पल खोल दिया था। तभी विराज उसकी तरफ बढ़ा। उसने क्रोधित होकर उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम चाहो तो क्या? मैं चाहूँ तो। इतना बोलकर रुद्र ने उसके पास खड़े उस आदमी की गर्दन को दबोच लिया और फिर इतना जोर से धक्का दिया कि वो विराज सहित जाकर धड़ाम से नीचे गिरा। वो दोनों जोर से चीखे, कमीने तेरी तो। विराज ने अपनी बेशाखी को जल्दी से उठाया और उसके बाद उसकी तरफ बढ़ा। तभी वो हंसते हुए बोला, क्यों बेटा, आया मजा? मैं चाहता तो उन चारों को वहीं ढेर कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विराज क्रोधित होकर बोला, तुमने मुझे पकड़ा ही कहाँ है बेटा? मैं खुद आया हूँ यहाँ, जानबूझकर किडनैप हुआ हूँ मैं। व्हाट? वे सभी एक साथ जोर से बोले। उनकी आवाज हॉल में गूंज उठी थी। यही नहीं, वे सभी आदमी जो सिक्योरिटी के लिए वहां खड़े थे, वो भी उसकी तरफ दौड़कर आ गए। उन्हें भी उसका दावा बड़ा अजीब लगा था। तो वहीं रुद्र चुप था। तुम अब ज्यादा नाटक कर रहे हो हमसे। शाले, हमसे गेम खेलेगा अब तू? तू टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ना? रुक, तुझे मैं ना छोड़ने वाला। उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उसके बाद उसने रुद्र के बालों को कसकर पकड़ लिया। बोल कमीने, तू कहना क्या चाहता था? तू किस मकसद से यहाँ आया है? बोल। मैं ना भी बताऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे बेटा। रुद्र ने उसे घुरकर देखते हुए कहा। तो माया ने उसके बालों को पकड़ लिया और खींचते हुए बोली, साले, बता रहा है या नहीं? तेरे मुंह से ये शब्द शब्द ही अच्छे लगते हैं माया। तेरा असली चेहरा ही मुझे लाजवाब लगता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों माँ बेटी की चालों के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? तुम दोनों अपने असली चेहरे को मुझसे छिपाकर रख सकोगी नहीं। मुझे सब पता था, इसीलिए मैंने और अदिति दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अब तुम सब लोग इस प्लान में एक हिस्सा हो। मोहरे हो तुम, मोहरे। यही नहीं, मैं यहाँ जानबूझकर किडनैप होकर आया हूँ, ना कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है। यू जस्ट सेट अप। कमीने, तुमने धोखा दिया है हमें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। विराज ने गुस्से में जोर से कहा और उसके बाद उसने उसकी कनपट्टी पर पिस्टल को रख दिया। अगले ही पल उसने पिस्टल के ट्रिगर पर अंगुली रखी। ये सब देखकर माया और नयनतारा दोनों ही काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वो कुछ नहीं करेगा। वो यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक से उसकी बेशाखी हिल गई और अगले ही पल झटके के साथ फायर हो गया। विराज ने पिस्टल को लोड करते हुए जोर से कहा, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला हूँ मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। वो पिस्टल की ट्रिगर पर गुस्से में हाथ रखा। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अगले ही पल एक पत्थर आकर सीधे उसकी बेसाखी पर लगा और झटके के साथ उसकी बेसाखी निकल गई। वो धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। उसकी कोहनी जैसे ही फर्श पर टिकी, अचानक से ही फायर हो गया। गोली सीधे हवा को चीरती हुई रुद्र के सिर के ऊपर से निकली और उसके ठीक पीछे खड़े विराज के पिता की छाती पर जा लगी। वो जोर से चीखा और वहीं पर ढेर हो गया। कई देर तक गोली की आवाज की साए-साए उन सबके कानों पर गूंजती रही, यहाँ तक कि रुद्र की भी नाक से धुआं जा रहा था। वो हल्का सा खांसा। कुछ ही देर में जैसे ही शोर शांत हुआ, माया की नजर अपने पिता पर गिरी। उसने देखा कि उसका पिता मारा जा चुका है। वो जोर से चीखकर बोली, पापा। वो चीखकर अपने पिता की तरफ गई। उसने अपने पापा को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। माया को जैसे ही एहसास हुआ कि वो अब नहीं रहा, उसने एक पल के लिए गुस्से से रुद्र की तरफ देखा और उसकी तरफ लपकी। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो रुद्र की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसकी नजर उस पत्थर पर गिरी। इसकी तो, ये पत्थर किसने मारा? उसने गुस्से में अपने दांतों को पीसा, लेकिन अगले ही पल वो खड़ी होकर रुद्र की तरफ बढ़ती उससे पहले ही उसकी नजर एक बार फिर से जैसे ही अपने मरे हुए पिता पर गिरी, वो फूट फूट कर रोने लग गई। उसका बस चलता तो वो रुद्र को भी मार देती, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी रिएक्ट करने की सूरत में नहीं थी। इधर नयनतारा ने जैसे ही अपने पति को लहूलुहान देखा, वो भी उसकी तरफ दौड़ी। उसने विराज के पिता को अपनी गोद में भर लिया। ये क्या हो गया? हे राम जी! विराज, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम पिस्टल को लोड न करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने ये क्या कर दिया रे? वो फूट फूट कर रोने लग गई। कुछ ही देर पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके हिसाब से हो रहा था।
मगर अब अचानक से ही बाजी पलट चुकी थी। अब वे सब फूट-फूट कर रो रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ विराज को अब भी झटका लगा था कि उससे वो उभरा नहीं था। उसके कान अब भी शां-शां बोल रहे थे। पिस्टल के अचानक से चलने के चलते उसके हाथ पर जबरदस्त झटका लगा था। यही नहीं, नीचे गिरने के चलते उसकी कोहनी पर भी जोर की लग गई थी। उसे यूं नीचे गिरा हुआ देखकर वहां मौजूद बाकी के लड़के भी अब भी वहां ऐसे ही खड़े थे। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। लेकिन कुछ ही देर में विराज को एहसास हो गया था कि असलियत में हुआ क्या है। उसकी पिस्टल से निकली गोली से उसके बाप को मार दिया था। यही वजह थी कि अब गुस्से के मारे उसकी भौहें तन गई थी। वो रुद्र की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ से ट्रिगर उसके गिरने के दौरान झटका लगने की वजह से दबा था और उसके बाद वो गोली दिशा बदलकर उसके पापा के सीने पर जा लगी थी। तो उसने एक पल के लिए नीचे की तरफ देखा। उस पत्थर को देखते ही उसे ये पता लगाने में देर न लगी कि उसके पिस्टल से फायर इसी वजह से हुआ था क्योंकि वो नीचे गिर गया था। यही नहीं, उसे उसके नीचे गिरने की वजह भी उसे पता चल चुकी थी कि पत्थर के आकर लगने की वजह से ही वो नीचे गिरा था। इसकी तो ये पत्थर किसने मारा था मुझे? उस तरफ जाओ रे और पता करो मुझे पत्थर किसने मारा था, उसने जोर से कहा। तो वे सभी लोग उस तरफ दौड़कर गए। इधर वो भी लंगड़ाता हुआ अपने पिता की तरफ आया। पापा, उसने अपने मरे हुए पापा को अपनी बाहों में भर लिया और फूट-फूट कर रोने लग गया। इधर रुद्र के चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस पत्थर को देखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। यही वजह थी कि वो अगले ही पल जोरों से हंसने लगा। ये तो होना ही था, आखिर मेरा पार्टनर जो आ गया है। माई बड़ी, कमीने कौन है तेरा बड़ी? तुम्हारी वजह से मैंने अपने पापा को खोया है। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, माया ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा और उसके बाद उसने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। वो उसके बालों को खींचने लगी मगर रुद्र के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक बार फिर जोरों से हंसने लगा। और खींच, तुम लोगों ने मुझे दर्द ही इतना दिया है कि अब थोड़े बहुत दर्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, तुम जैसों की तरह मिट्टी से नहीं बना, मैं लोहे से बना हुआ हूँ, जिसे पिघलाने की औकात तुम लोगों में नहीं। हाय थू। उसने उसकी तरफ थूका तो उसने जोर से उसके मुंह पर गुस्सा मार दिया। कमीने, चल साइन कर तू, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माया भड़क गई। एक ही डायलॉग कितनी बार रिपीट करोगी माया बहनिया? कुछ नया लाओ स्क्रिप्ट में, मजा आ जाएगा फिर। जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी ना वैसे ही। स्क्रिप्ट? कैसी स्क्रिप्ट? तुम अपनी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो वरना। हाँ, ये उलझाने की कोशिश कर रहा है माया। तुम्हें शाइन करना ही होगा रुद्र, वरना अच्छा नहीं होगा। अब नयनतारा भी उसकी तरफ बढ़ी तो वो मुस्कुराकर बोला, ओ मेरी मैया, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी स्क्रिप्ट सच में दमदार थी। कैसा सच? यही कि तुम तीनों गधे हो। हाँ सॉरी। उसके कोशिश करने पर भी रुद्र की हंसी नहीं रुक रही थी। यू, माया ने गुस्से में उसके जबड़े को पकड़ा और उसके बाद आगे बोली, यू जस्ट सेट अप। सॉरी, ये लंगड़िया है ना शाला, वो गधा है और तुम दोनों गधी। अब ठीक है। वो एक बार फिर जोरों से हंसने लगा तो नयनतारा ने उसके कसकर गाल पर थप्पड़ मारा। तुम मुद्दे पर आ रहे हो या नहीं? कैसी स्क्रिप्ट? क्या बके जा रहे हो तुम? शाइन करो वरना। शाइन तो बाद में ही कर दूंगा माया, लेकिन पहले ये तो जान लो कि मैं शाइन करूंगा किस पर। किस पर? नयनतारा ने उसे घुरकर देखते हुए पूछा। तुम सबके खिलाफ दर्ज है एफआईआर पर। उसने उन सबको घुरकर देखते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मोम, ये ऐसे साइन नहीं करेगा। इसको तो अब मैं शाइन करवा कर ही रहूंगा। विराज ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा और उसके बाद उसने पिस्टल को उसकी कनपटी पर तान दिया। तुम बता रहे हो या तुम फिर धमकी दे रहे हो? अरे मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग मुझे जान से नहीं मार सकते हो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर मेरी जायदाद तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। और हाँ विराज बेटा, तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ? मैं यहाँ पूरे प्लान के साथ आया हूँ। मेरा पार्टनर तो यहाँ दस्तक दे ही चुका है, अब फौज का आना बाकी है। व्हाट डू यू मीन? यही कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी धांसू फिल्म की। फिल्म अब हिट नहीं ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, क्योंकि एक विलन तो मारा जा चुका है। कैसी स्क्रिप्ट? माया ने उसके बालों को खींचते हुए कहा। यही मेरी प्यारी बहनिया कि तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो। अदिति और मैंने मिलकर उस दिन नाटक किया था, एक ऐसा नाटक जिसके बारे में तुम में से किसी को भी मालूम नहीं था। वो नाटक इसलिए किया गया था कि ताकि तुम लोगों का ध्यान अदिति के पापा से हटकर सिर्फ हम दोनों के मैटर पर ही बना रहे।
उसके पापा का इलाज करवाना ज़रूरी था, वरना तुम लोग कहीं पर भी जा सकती थी। मैंने अदिति को एक प्लान के तहत दिल्ली से लखनऊ भेजा था ताकि वो अपने पापा का ख्याल रख सके और जैसे ही वो ठीक हो जाए उसके बाद वो तुम सबके खिलाफ बयान दर्ज करवा सके, क्योंकि हमें पता है उनके पास तुम सबसे जुड़े कई सारे सबूत हैं। उस दिन मेरे पापा से मिलने के लिए उसके ही पापा गए थे, इसलिए हम श्योर है। यही नहीं, ऊपर से हमने वो नाटक इसलिए भी किया ताकि तुम लोग खुश होकर आगे कोई प्लान ना बनाओ और उतने ही दिनों में तुम सबकी बैंड बजाने के बारे में मैं अच्छे से प्लान कर सकूं। आई मीन मेरी स्क्रिप्ट का आगे का काम कर सकूं। कमीने, माया ने जोर से गुस्से में कहा। अरे पहले पूरा प्लान तो जान लो, क्योंकि जेल की हवा खाने से पहले तुम लोगों को ये जानना तो जरूरी है कि उस प्लान में कौन कौन शामिल था, वरना फिर जेल में ये कहानी आगे कौन बताएगा तुम लोगों को। हाँ, तो प्लान में मेरे साथ घर का हर सदस्य था। एवरीबडी, रूबल, दादी, माँ, अदिति, घर के सभी सर्वेंट्स और हाँ, मेरा बेटा अगस्त्या भी। तेरा बेटा अगस्त्या? नयनतारा ने शॉक्ड होकर पूछा तो वो मुस्कुराकर बोला, हाँ मेरा बेटा अगस्त्या। उस दिन इस कमीने विराज ने हमारे बेटे को अदिति के पास से उठाकर तुम दोनों को दे दिया था, जिसे डस्टबिन में तुम दोनों ने फेंक दिया था। लेकिन जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया था। ये राज तो मुझे अदिति ने मनाली में ही बता दिया था। यही नहीं, हम दोनों ही उस दिन होटल में सोए थे, ये भी अदिति ने मुझे पहले ही बता दिया था। और हाँ, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद की, मेरे पापा को कैसे मारा, ये सब भी मुझे पता चल चुका था। मैंने सब सॉल्व कर लिया एंड आई एम श्योर तुम लोगों ने ही अदिति के पापा को उस दिन पीटा था। वाह वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक था तुम्हारा मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। मगर तुमने तो हमें स्टूपिड ही समझ रखा होगा ना। लेकिन हम सब स्टूपिड नहीं हैं, आई समझ। अब तुम हमारी कैद में हो, हम चाहे तो तुम्हारी कीमत मांग सकते हैं, वो भी तुम्हारे घर फोन करके। दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ इतना सस्ता तो नहीं है कि जिसको फिरौती 2 लाख रुपए ही हो। करोड़ों में होगी तुम्हारी कीमत रुद्र, और तुम खुद हमारे शिकार बने हो। जरा सोच तो लेते कि तुम किसके पास आ रहे हो। विराज ने अजीब तरह से उसे घुरते हुए देखते हुए कहा। अच्छा, एक बार फिर तुम ये भूल रहे हो विराज कि मैं कौन हूँ। मैं भोला नहीं हूँ, आई एम रुद्र। और रुद्र जब अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं छोड़ता तो तुम्हें कैसे छोड़ देगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ तो पूरा प्लान बनाकर नहीं आऊंगा। मैंने सब तैयार किया है तुम लोगों के खिलाफ। कैसा प्लान? बको वरना। एक तो तुम वरना मत बोलो माया, मुझे हंसी आती है। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला तो उसने उसके जबड़े को पकड़ लिया। अरे बता रहा हूँ ना प्लान, लेकिन उस प्लान को जानने से पहले ये तो जान लो। क्या? यही कि तुम लोगों ने कन्फेस कर दिया है कि तुम लोगों ने ही मेरे पापा को मारा था और ये रिकॉर्ड हो चुका है। व्हाट? क्या बक रहे हो? ए चेक करो, इसके पास कोई कैमरा तो नहीं है ना। हाँ हाँ, अब कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों का वीडियो अब डिक के पास लाइव जा रहा है बेटा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन डिक पिग? अब मैं तुम्हें जान से मारूंगा, फिर चाहे मुझे कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना हो जाए। ये उसने पिस्टल उठाई और उसके बाद उसकी तरफ बढ़ा तो माया ने उसे पकड़ लिया। इतनी बड़ी गलती मत करो भैया, हमें इसे साइन करवाना चाहिए और उसके बाद हमें भाग निकलना चाहिए। पैसे होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। रुद्र ने उन सबकी खिल्ली उड़ाई तो नयनतारा ने उसके जोर से तमाचा मारा। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, साइन कर। मैं नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे तुम? कर। इस बार विराज ने उसकी तरफ लपक कर कहा तो अगले ही पल उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी। बॉस, ये मिली है हमें, इसी लड़की ने पत्थर मारा था। विराज ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो वो उस आदमी की तरफ मुड़ा। उसने सामने की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये अब देखता हूँ मैं, ये कैसे साइन नहीं करता है, ये तो साइन करके ही रहेगा। उसने जैसे ही कहा रुद्र ने भी अपनी नजरों को उठाकर देखा। उसके सामने कोई और नहीं अदिति थी। उसे वहां देखकर रुद्र के चेहरे पर मायूसी छा गई, मानो उसका सारा प्लान फेल हो गया हो। उफ, अब ये क्यों आई है? इसकी वजह से तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं इसने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो। रुद्र ये सब सोचकर ही परेशान हो गया। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यही सब सोच रहा था तो वहीं विराज। उसकी आंखें चमक चुकी थी क्योंकि उसके पास अब वो हथियार था जिससे वो रुद्र को झुका सकता था।
रुद्र की जैसे ही अदिति पर नजर पड़ी वो उस वक्त काफी ज्यादा डर गया था। वो समझ चुका था कि विराज उसके साथ जरूर गलत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पहले ही विराज को लेकर जानता था कि वो कितना नीच इंसान था। ऊपर से वो पहले ही उसका बलात्कार करने की कोशिश कर चुका था और तब अदिति किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को वो हैंडल कैसे करे। तभी दूसरी तरफ विराज ने अपनी बहू को तानते हुए अदिति को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और उसके बाद बोला, लाओ रे, ये तो मेरी रानी है। एक बार बच गई थी ना, लेकिन अब नहीं बचेगी। इस कमीने की वजह से मैंने आज अपने पापा को खोया है। अब मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। वो उसकी तरफ बढ़ा तो रुद्र ने जला देने वाली नजरों से उसे घूरते हुए कहा, ए विराज, अगर तुमने मेरी बीवी को छूने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, देख लेना। रुद्र ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा तो वो हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, अब लगी ना मिर्ची, आई नो। अब तुम्हें गुस्सा भी आएगा मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, मगर मैं रुकने वाला नहीं। वो अदिति की तरफ बढ़ा तो दो गुंडों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वो जैसे जैसे अदिति की तरफ बढ़ रहा था, अदिति के चेहरे के भी एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। कमीने, मेरी तरफ बढ़ा तो मैं कसम से तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। भूलो मत मैं कौन हूँ। अदिति ने गुस्से में उसको जला देने वाली नजरों से देखते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी रानी, जब तुम बिस्तर पर होगी और मैं ऐसे मेरे आगे नखरे करोगी तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। एक कमीने अपनी जबान को लगाम दे, वरना, रुद्र ने जोर से कहा तो एक गुंडे ने उसके मुंह पर गुस्सा मारा। कमीने, बकवास कर रहा है ज्यादा, मालिक को धमकाएगा तू। मैं धमकाऊंगा नहीं, तुम लोगों की बैंड भी बजा दूंगा। आई समझ। आगे बढ़कर भूल मत कर विराज, कसम से बोल रहा हूँ। अब तक ये लड़ाई हम दोनों के बीच थी, लेकिन अब मेरी बीवी का मैटर आ गया है। अगर अपने कदम को बढ़ाया तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तेरी बहन और तेरी माँ तुम्हें पहचान तक नहीं सकेगी। आगे मत बढ़। रुद्र ने फिर से गुस्से में जोर से कहा, मगर वो रुका नहीं। उसकी बेशकी की ठक ठक की आवाज अब रुद्र को और भी गुस्सा दिला रही थी। यही वजह थी कि उसने अपनी बहू को तान लिया। उसने अदिति की जुल्फों को दूर हटाया और उसके बाद बोला, वाह मेरी जान, तेरी क्या जुल्फे हैं, और तेरे ये लिप्स, वहां खा जाऊंगा मैं। वो उसकी तरफ मुंह आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा तो अदिति ने उसके मुंह पर थूक दिया। थू, मैं तेरी शक्ल पर थूकना तक पसंद नहीं करती। किस करने की बात तो दूर है कमीने, हरामजादी साली ज्यादा नाटक कर रही है। उसने गुस्से में उसके बालों को पकड़ा और उसके बाद झटके के साथ धक्का दे दिया। अदिति सीधे फर्श पर जाके जोर से गिरी। अदिति, कमीने, आगे मत बढ़ना, वरना क्या मैं आज तुम्हारे सामने ही इसकी इज्जत उतारूंगा। रुद्र, बड़ा घमंड है ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत पर। कसम खाकर बोल रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं होगा कोई घमंड। शाइन कर, वरना मैं तेरी बीवी को आज नहीं छोड़ने वाला। वो अदिति की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान अदिति खड़ी होकर भागने की कोशिश करने लगी तो उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया और फिर हंसने लगे। अब तुम बच नहीं सकते हो कमीनों, मेरी बीवी को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। माया, तुम्हें सुनाई नहीं देता, साइन करवा इससे। विराज ने अपने दांतों को पीसते हुए जैसे ही कहा वो फाइल लेकर उसकी तरफ बढ़ी। उसने फाइल को उसके आगे पटका और बोली, साइन कर, वरना मेरा भाई अदिति को नहीं छोड़ेगा। शर्म कर माया, कभी तुम अदिति को भाभी बोलती थी। उसने माया को घूरकर देखते हुए कहा, हाँ तो भाभी तो बनेगी ही ये, लेकिन मेरी। शाइन करो वरना भैया कंटिन्यू करेगा। माया ने वो बात बोली जिसे सुनकर रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यही वजह थी कि उसने गुस्से में जोर से उसकी गर्दन को पकड़ा और माया को धक्का दे दिया। उसने जैसे ही माया को धक्का दिया वो सीधे जाकर विराज से टकराई और अगले ही पल विराज धड़ाम से माया शहीद फर्श पर जोर से जा गिरा। कमीने, अब तो मैं तुम्हारी बीवी को नहीं छोड़ने वाला। वो झट से बेशाकी संभालता हुआ खड़ा हुआ। तभी नयनतारा बोली, विराज, अदिति को छोड़ो तुम, इससे साइन करवाओ। ये काम आप करवाओ अब। ये ऐसे साइन नहीं करने वाला, लगता है अपनी बीवी की इज्जत उतरवाकर ही दम लेगा। उसने गुस्से में कहा और अदिति की तरफ बढ़ा। वो उन गुंडों से छुड़ाकर भागने की कोशिश में थी कि तभी उन सब ने उसे घेर लिया। इधर रुद्र ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसका एक ही हाथ खुला हुआ था, बाकी उसके पैर और उसका हाथ अब भी कुर्सी से बंधा हुआ था। ऐसे में उसने लाख कोशिश करने पर भी वो खुल नहीं पा रहा था। छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, ले छुड़ा, लेकिन तू छुड़ा नहीं सकेगा। बॉस अब तुम्हारी बीवी को किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ, जल्दी से साइन कर, वरना। एक आदमी ने उसके आगे की तरफ फाइल पटकी।
उसके बाद उसे पेन थमाया। इधर दूसरी तरफ उन लोगों ने अदिति को पकड़ लिया। विराज अदिति के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उसने एक पल के लिए रुद्र की तरफ देखा। साइन कर रहा है या अपने प्यार का पहला जाम मैं दूं इसे, बोल, विराज ने फिर से कहा, मगर रुद्र अब इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र अपने जूते में फंसे ट्रांसमीटर की तरफ थी। शायद वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था, मगर शायद उन्हें देर हो चुकी थी। उसे यूं अपने जूते में घुरकर देखते हुए उसने जैसे ही पाया उस आदमी को, उस पर शक हो गया। वो नीचे की तरफ झुका तो उसे छोटा ट्रांसमीटर डिवाइस नजर आ चुका था। बॉस देखिए इसके पास क्या है, मुझे लग रहा है ये अपने से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। सिर्फ वीडियो ही नहीं, हमारी लोकेशन भी उन तक पहुंच रही है। उसने जैसे ही ट्रांसमीटर को उसके जूते से बाहर निकाला, विराज जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने गुस्से में ट्रांसमीटर को हाथ में लिया और उसके बाद अपने जूते से खराब कर दिया। अब आया मजा। साले हरामजादे, तूने समझ क्या रखा था कि हमें पता नहीं चलेगा? तुम तक मदद पहुंचेगी उससे पहले तक तो मैं तुम्हारी बीवी का रेप भी कर चुका होऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से साइन कर, वरना। उसने फिर से कहा। इधर रुद्र को अब समझ नहीं आया कि वो क्या करे। विराज एक बार फिर अदिति की तरफ बढ़ा। उसने अदिति के ब्लाउज के पास से साड़ी को पकड़ा और उसके बाद उस साड़ी को खोल दिया। अब कर ले तू जो करना चाहता है। उसकी राक्षसी हंसी सुनकर रुद्र का पारा हाई हो चुका था। उसने अपनी तरफ से रस्सियों को खोलने की पूरी कोशिश की। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बावजूद इसके वो रस्सियों को खोल नहीं सका। यही वजह थी कि वो सब जोरों से हंसने लगे। शाइन कर कमीने, वरना। इस बार माया बोली। उसने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। रुद्र की आंखों में आंसू झलक पड़े थे। वो अदिति को देखे जा रहा था, मानो वो मन ही मन कह रहा हो कि उसने वहां आकर बड़ी गलती कर दी। इस दौरान उसके दिमाग में ये भी सवाल कौंध रहा था कि आखिर पुलिस उन तक पहुंची कैसे नहीं। जल्दी करो, फास्ट फास्ट। इधर हाईवे पर पुलिस इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से कहा, जिसके बाद उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन अगले ही पल हेड कांस्टेबल घनश्याम को पता चला कि अब उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहा है। सर, हम रुद्र को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। उसे कहाँ रखा गया है? ये एरिया वैसे भी बहुत सुनसान है, वो लोग कहीं पर भी रख सकते हैं उसे। ओ गॉड, अब क्या करेंगे? तुम गाड़ी को उसी तरफ लेकर जाओ जहां से पहले से सिग्नल मिल रहा था। ओके सर, ड्राइवर ने इतना कहा और उसके बाद उसने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। इधर एक आदमी ने विराज से कहा, बॉस मुझे लगता है हमें जगह बदल लेनी चाहिए। आई मीन हमें सीक्रेट बिल्डिंग में उन्हें लेकर चलना चाहिए। ग्रेट, तुमने सही कहा। अगर पुलिस आएगी भी तो पता नहीं चलेगा। और हाँ, इसका कैमरा भी देखो, वो भी निकाल दो। विराज ने जैसे ही कहा, एक आदमी ने उसे बड़े से हॉल की दीवार में बने सीक्रेट डोर को ओपन किया। उसके बाद उन लोगों ने रुद्र की शर्ट को चेक किया तो उसमें उसने एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था और साथ में ब्लूटूथ डिवाइस भी। ये साले, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है तू। भले ही पुलिस क्यों ना आ जाए, पुलिस के आने से पहले पहले हम वो सब कर देंगे जो हमें करना है। विराज ने कहते हुए गुस्सा मारा, जिसके बाद रुद्र के मुंह से खून बाहर निकल गया। चलो रे, इन दोनों को लेकर चलो। और हाँ, यहाँ बाहर की तरफ कोई मत रुकना, सब अंदर चलो ताकि किसी को एहसास भी ना हो कि यहाँ कोई है भी। विराज ने जैसे ही कहा, सामने से एक आदमी बोला, ओके बॉस, वो बोला। और उसके बाद उन सब ने मिलकर रुद्र को चेयर सहित उठा लिया और उसके बाद वो उसे लेकर उस सीक्रेट बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े। इधर दूसरी तरफ वो अदिति को भी लेकर जाने लगे। वहां सीढ़ियों पर घुप अंधेरा था। उसके बाद वो लोग एक बड़े से हॉल में पहुंचे और वहां से एक सीक्रेट रूम में, जो काफी बड़ा था, वहां आसपास में बेहद कम उजाला था। ए छोड़ो मुझे, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अदिति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरी रानी, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अभी तो पहले शाइन करवाना है, उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगी और फिर हमारे बच्चे होंगे। वो रुद्र की तरफ घुरकर देखते हुए बोला, ए आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। अब कोई अच्छा बच्चा नहीं, अब मैं तेरी बीवी की इज्जत लूट कर ही रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पकड़ो रे साले इसको। विराज अदिति की तरफ बढ़ा। इधर माया और नयनतारा सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो मुद्दे से क्यों भटक रहा है। भैया, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसे छोड़ो, हमें जायदाद चाहिए। केवल जायदाद ही नहीं माया, मुझे ये भी चाहिए। जायदाद ना भी मिले तो क्या हुआ, ये मिल गई तो सब मिल जाएगा। मैंने बहुत सालों से सपना देखा था, मगर तुम दोनों ने इसे रुद्र के साथ सुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये तो मेरी रानी है, मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। आ मेरी रानी आ। वो उसकी तरफ बढ़ा तो अदिति ने गुस्से में जोर से बोली, मेरी तरफ मत बढ़ो कमीने, तुम्हें आना ही होगा। वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा। उसके बाद उसने उसे पकड़ लिया। ए विराज, पागल हो गया है क्या? ऐसा मत कर, वक्त को देख, जल्दी से साइन करवा।
मैं तो ऐसा ही करूंगा, तुम लोग करवाओ शाइन। इसको नीचे पटको रे। उसने जैसे ही कहा उन गुंडों ने अदिति को फर्श पर पटक दिया। वो जोर से चीखी, आज छोड़ो मुझे, कमीनों छोड़ो। विराज रुक जाओ वरना। रुद्र ने गुस्से में जोर से कहा, वरना क्या? क्या कर लेगा तू? साले साइन कर। एक आदमी ने रुद्र को जोर से गुस्सा मारा तो रुद्र की आंखें भयानक लाल हो गई। वो विराज को घूरकर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ माया और नयनतारा दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अदिति अब फर्श पर पड़ी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। कमीने छोड़ो मुझे, वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, मगर उन सबने उसे कसकर पकड़ रखा था। विराज उसके सीने को घुरकर देख रहा था। वो उसके ब्लाउज की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि तभी रुद्र जोर से बोला, कमीने, इसका अंजाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, देख लेना। वो गुस्से में जोर से बोला तो उस आदमी ने उसके लात मारी। साले खुद को समझता क्या है, शाइन कर। उसने जैसे ही जोर से लात मारी, रुद्र दूर जा गिरा। वो जोर से चीखा, कब से नाटक कर रहा है? मुझे लगता है तुम्हें पीटना पड़ेगा, साइन कर वरना। वरना क्या? रुद्र पड़ा हुआ ही कुर्सी की तरफ देखता है। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसकी कुर्सी टूट चुकी है। यही वजह थी कि वो अब उसके पास आने की फिराक में था। वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, रुद्र। वो गुस्से में जोर से बोला ही था कि अगले ही पल रुद्र ने झटके के साथ कुर्सी को तोड़ दिया और उसके हाथ में कुर्सी का हत्था अब भी बंधा हुआ था। उसने जोर से उसी हत्थे की उसकी कनपट्टी पर वार किया। रुद्र ने जैसे ही भयंकर वार किया तो हवा में 10 फीट उछलकर वो दूर जा गिरा। भैया! माया ने जैसे ही देखा कि रुद्र छूट चुका है, वह जोर से चीखी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। रुद्र ने खुद को आजाद कर लिया था, लेकिन वो अदिति को बचाने के लिए उस तरफ दौड़ता, उससे पहले ही 4 आदमी उसकी तरफ लपके। उसने कुर्सी को हवा में उछालकर एक फ्लाइंग किक जैसे ही मारी, वो कुर्सी उन चारों से जा टकराई। सालो, विराज! वो जोर से चीखा तो विराज के साथ साथ वहां मौजूद 10-12 लोग शक्ति में आ गए। अगले ही पल उन्होंने अदिति को छोड़ दिया था। अब उनके सामने रुद्र अकेला था और वो 12 लोग, मगर रुद्र की आंखों में शोले भड़क रहे थे। साले, खुद को हीरो समझता है क्या तू? चुपचाप शाइन कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। विराज ने इतना कहा और उसके बाद उसने उन सबको रुद्र के काबू में करने की इशारा किया। ये वो सब एक साथ रुद्र की तरफ दौड़े तो वहीं रुद्र उस पल इधर उधर देखने लगा। वो सोच रहा था कि आखिर अकेला वो कैसे उन सब से पार पाएगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी रुद्र के सामने अब विराज के 10-12 लोग थे, लेकिन बावजूद इसके वो गुस्से से भर गया था। उसे कैसे भी करके उन्हें हराना था, लेकिन कैसे वो कुछ सोचता उससे पहले ही विराज ने अपने सभी आदमियों की तरफ एक पल के लिए घुरकर देखते हुए कहा, ए मारो साले को। ओके बॉस, उन सब ने एक साथ कहा और उसके बाद वो दौड़ते हुए रुद्र की तरफ बढ़े। इधर रुद्र का भी पारा हाई हो चुका था, लेकिन सभी एक साथ आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उन सबको एक साथ कैसे पिटेगा। लेकिन अगले ही पल उसने अदिति की तरफ देखा जो रोई जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर रुद्र का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। उसने पास पड़ी कुर्सी के पायदान को उठाया और उसके बाद जोर से फेंका। वो बिजली की तेजी से एक आदमी की तरफ बढ़ा। वो उसे बचने की कोशिश करता, उससे पहले ही वो जाकर सीधे उसके मुंह पर टकराया। अगले ही पल वो वहीं पर ही ढेर हो गया। ये साले! एक आदमी ने हॉकी स्टिक से उस पर वार करना चाहा, मगर वो हवा में उछला और उसने जोर से उसकी स्टिक की किक मारी। स्टिक हवा में उछल चुकी थी। अगले ही पल उसने उसे कैच किया और एक साथ 2 लोगों पर वार किया। वो जोर से चीखे, तेरी तो! साले 3 आदमियों ने उस पर एक साथ वार किया, मगर रुद्र ने स्टिक से खुद का बचाव किया और जोर से एक लात मारी। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा जाकर सीढ़ियों पर गिरा। अगले ही पल रुद्र ने उछलकर दूसरे की स्टिक की सिर पर मारी। आई आई! वो बुरी तरह से तड़पने लगा। तेरी तो! तुम साले हमें मारोगे! एक ने जोर से पीछे से रुद्र के लात मारी तो वो जाकर कार्टून पर ढेर गिरा। साले हरामजादे! उसने जोर से रुद्र पर स्टिक से वार करना चाहा, मगर अगले ही पल रुद्र ने उसके लातों पर जोर से लात मारी। वो सीधे उस पर गिरने लगा तो रुद्र झट से खड़ा हुआ और गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़ कर फर से लड़ा दिया। रुद्र उसके बाद एक के बाद एक बुरी तरह से सबको धोने लगा। ये सब देखकर विराज अपनी पिस्टल को उठाने के लिए दौड़ा। वो उस पर गोली से वार करता, उससे पहले ही अचानक से धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अगले ही पल एक के बाद एक गोली आकर एक एक आदमी की पीठ पर लगने लगी। एक आदमी जोर की आवाज के साथ नीचे गिरा। कौन है रे उस तरफ? देखो जरा! विराज जोर से चीखा। तभी सामने से आवाज आई, मैं हूँ हरामजादे! तुम लोगों ने क्या सोच लिया था कि तुम लोग रुद्र सर और मैम को यहाँ कैद रख पाओगे? नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगले ही पल बल्ब की रोशनी में उन्हें उनके सामने अविनाश नजर आया।
ये साले, एक आदमी उसकी तरफ लपका, मगर अविनाश ने अपनी पिस्टल को उसकी कनपट्टी पर तान दिया और उसे काबू कर लिया। हिलना मत, वरना गोली तुम्हारे भेजे के आर पार हो जाएगी। आई ना समझ, उसने दांतों को पीसते हुए कहा। उसको छोड़ दो। नहीं अदिति मैम, आप अपनी साड़ी लीजिए और एक तरफ हो जाइए। मैं और रुद्र सर ही इनसे निपट लेंगे। अविनाश ने जैसे ही कहा तो माया ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, कमीने, धोखेबाज, तुम तो हमारी साइड हो। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।